सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न आज से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पूरा कवर कर दिया, जो कि 150 से ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। और उसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि अज्ञानी रहने के अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है। ये जो कथन ये प्लेटो का है, ठीक है। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है बहुत ही इन्होंने बोला है कि अगर आप जन्म लेते हो तो शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अज्ञानी रह जाते हो तो इससे अच्छा होता है कि जन्म ही नहीं लेते आप। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है ये प्लेटो ने दिया है। अगला जो प्रश्न है कि महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा है। तो महर्षि वेद व्यास का कथन है कि ये जितने भी इम्पोर्टेंट कथन है उसको याद कर लीजिएगा। महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या स्टेटमेंट दिया। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि ज्ञान यानी शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता, बल्कि वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। यानी महर्षि वेद, अभी प्लेटो के अनुसार देखा, अब महर्षि वेद व्यास जी क्या कहते हैं कि शिक्षा केवल आपको सत्य के मार्ग पर ही नहीं, या आप कह सकते हो सत्य के मार्ग की दिशा नहीं दिखाता, बल्कि वो आपको चलना, बोलना, किस तरीके से लोगों से व्यवहार करना है, किस तरीके से समाज में रहना है, ये जो हमें प्राप्ति होती है शिक्षा के द्वारा ही होती है। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो महर्षि वेद व्यास जी ने दिया है। अगला जो क्वेश्चन है कि शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर जो रेमंड जी हैं इनके अनुसार शिक्षा की जो परिभाषा होती है, शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था तक चलता है, जिसमें मनुष्य अपने आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। यानी सबसे पहले हमने प्लेटो का देखा, फिर व्यास जी का देखा। अब रेमंड जी कहते हैं कि जो शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा का जो प्रक्रिया है या आप कह सकते हो जो विकास का क्रम है, ये बाल्यावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक चलता रहता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे जो भी उसकी आवश्यकता पड़ती है, भौतिक, सामाजिक, ठीक है, आध्यात्मिक वातावरण में अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करता है या उस वातावरण के अनुकूल बनाता है। ये जो स्टेटमेंट है ये रेमंड जी का है। तो 3 हमने स्टेटमेंट देखा, और पहला प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने क्या बोला है कि अज्ञान होना जो है जन्म लेने से, आप कह सकते हो कि उन्होंने सिंपल अगर हम कहें, उन्होंने बोला कि अगर आप जन्म लेते हो तो शिक्षित होना चाहिए, अगर आप अज्ञानी हो तो आपको जन्म ही नहीं लेना चाहिए। तो ये जो किसके अनुसार है, तो प्लेटो के अनुसार है। उसी प्रकार से व्यास जी जो व्यास जी हैं उनके अनुसार शिक्षा की परिभाषा ये है कि शिक्षा आपको सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता, बल्कि एक व्यक्ति को बोलना, चलना, किस तरीके से आप समाज में रह सकते हो उसके बारे में सिखाता है। फिर रेमंड जी आए, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बोला कि जो शिक्षा का एक जो क्रमबद्ध जो होता है बाल्यावस्था से कह सकते हो परिपक्व अवस्था तक चलता रहता है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी उसकी ज़रूरत है, ठीक है, जो भी उसका जैसा वातावरण है उसी के अनुसार वो अपने आप को ढालता है या उसी के अनुकूल बनने का प्रयास करता है। तो आई होप कि ये तीनों स्टेटमेंट और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आप सभी को बता दिया, ठीक है, ताकि आप सभी को याद हो जाए। क्लियर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है, यानी शिक्षा की उद्देश्य की आवश्यकता क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर एजुकेशन का एम्स ही नहीं रहेगा तो फिर क्या, अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो इसका एक एम्स है कि हाँ आप टीचर बनोगे। जब तक एक उद्देश्य नहीं रहता है, एम्स नहीं होता है, तब तक आप प्रयास उसमें कह सकते हो ध्यानपूर्वक नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य पूछा है, शिक्षा का उद्देश्य की क्या आवश्यकता है। तो उद्देश्य क्या है, एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है, यानी आपको पहले ही दर्शा दिया जाता है, या आप कह सकते हो कि आपको पहले ही ये आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा बन सकता हूँ और मैं ऐसा बनने का प्रयास जरूर करूँगा।
तो ये क्या है, ये उद्देश्य है, एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ मस्तिष्क का ही निर्माण हो सकता है, यह जो कथन है, और आई होप कि आप सभी को याद भी होगा, और मुझे पता है कि कंफर्म है कि आप सभी को याद भी होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है अरस्तु जी का है। अगला जो क्वेश्चन है कि ज्ञान ही स्वर्ग तक उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन किसका है? देखिए, ये शेक्सपियर जी का कथन है। शेक्सपियर ने क्या बोला है कि अगर आपके पास ज्ञान है, ठीक है, तो आप स्वर्ग की तरफ जा सकते हो, और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप कह सकते हो कि स्वर्ग का दूसरा क्या होता है, उसी में आप जाओगे। तो इस तरीके से अगर आप रिलेट करते हो तो शेक्सपियर महोदय जी है, उनका कहना है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। क्या? तो अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो उसका बेस क्या होता है? तो ज्ञान ही होता है। और जो ये स्टेटमेंट दिया है, किसने दिया है? तो शेक्सपियर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण, देखिए क्या है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। ठीक, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, क्योंकि अगर ये एक व्यक्ति में तीनों ही नहीं रहेंगे तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ जाएगा और वो सजीव कैसे होगा? तो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। क्या? तो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, जब तक इन तीनों का बहुत ही अच्छे ढंग से सामंजस्यपूर्ण मिश्रण नहीं हो सकता, तब तक एक कह सकते हो कि एक पूर्ण मनुष्य जो है अभी प्रिपेयर नहीं है। तो ये तीनों का होना बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये किसने कहा है? तो एमजी यानी महात्मा गांधी जी ने बोला है। तो ये भी आप सभी को याद हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? व्यक्तिक मतलब क्या होता है? अपना, आत्म अभिव्यक्ति। ठीक है, व्यक्तिक होता है, एक सामूहिक होता है। तो सामूहिक मतलब बहुत सारे लोग, व्यक्तिक मतलब केवल और केवल आप। ठीक, तो शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ हो जाता है आत्म अभिव्यक्ति, यानी आत्म अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? देखिए, अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? किसी के सामने अपना पॉइंट रखना, जो भी आपका भाव है, जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आप सोच रहे हो, उसको हम क्या, यानी आप स्वतंत्रतापूर्वक आप अपना पॉइंट रख सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति यानी जो भी आपका अभिव्यक्ति है अपना। ठीक है, आत्म अभिव्यक्ति केवल और केवल आप अपना अभिव्यक्ति रख सकते हो। ठीक है, आत्म अभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है। ये क्या होता है? शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य का संकुचित अर्थ हो जाता है बालक के शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। बस एक लाइन आत्म अभिव्यक्ति याद कर लो, या फिर बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। ये जो स्टेटमेंट है, जो यहाँ पे ये जो उद्देश्य है, या आप कह सकते हो शिक्षा का व्यक्तिगत संकुचित अर्थ है बालकों के शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। अगला जो प्रश्न है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है? हमने बहुविकल्पीय प्रश्न में भी डिस्कस किया था। अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है कि देखिए, एक औपचारिक शिक्षा होता है, एक अनौपचारिक शिक्षा होता है। औपचारिक शिक्षा जो होता है, जैसे कि फ्रेंड्स, हम सभी कॉलेज या स्कूल जाकर एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित वातावरण में, ठीक है, एक निश्चित पाठ्यक्रम में जाकर पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है? औपचारिक होता है। और जो अनौपचारिक होता है वो क्या होता है कि एक, आप कह सकते हो कि किसी भी स्थान पर, किसी भी दशा में, किसी भी टाइम, आप एनी टाइम कभी भी लर्न कर सकते हो। तो अनौपचारिक, देखिए इसमें क्या लिखा है कि अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, यानी कभी भी, सर्वत्र, सभी दशा में, परिस्थिति, अवस्था एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक शिक्षा, जो कि अभी हमने सिंपल आप सभी को लैंग्वेज में समझाया। इसके लिए कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है, इसके लिए कोई एक निश्चित वातावरण नहीं होता है, इसके लिए एक निश्चित टाइम नहीं होता है, इसके लिए एक निश्चित टीचर नहीं होता है कि नहीं आप उन्हीं टीचर से पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी शिक्षा दे सकता है, या किसी भी घटना से अगर आपको शिक्षा मिलता है तो वही क्या हो जाता है? अनौपचारिक
शिक्षा। जैसे कि फ्रेंड्स हमने ये देखा था ना, संकुचित शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है और व्यापक अर्थ क्या होता है। सेम वही, जो आपका व्यापक अर्थ होता है वो अनौपचारिक में आ जाता है और जो संकुचित अर्थ होता है वो औपचारिक में आ जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, दुरुस्त शिक्षा के कितने घटक हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न में था क्वेश्चन कि दुरुस्त शिक्षा के कितने नाम हैं। ठीक है, तो उसमें शायद कुछ इस तरीके से नाम था। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है। तो देखिए, दुरुस्त शिक्षा के कितने घटक हैं। तो मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा या ऑनलाइन एजुकेशन भी कह सकते हो। तो ये दुरुस्त शिक्षा के घटक हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा, मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम और पत्राचार शिक्षा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है, किसका घटक है। तो ये दुरुस्त शिक्षा का घटक है। पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है। तो पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली है जो डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, पत्राचार शिक्षा क्या होता है। तो पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली है जो कि डाक के माध्यम से, ठीक है, डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित यानी सेंड किया जाता है, सेंडर या प्रेषक। अगला जो क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है, यानी जो वैदिक कालीन की शिक्षा थी इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो वेद पर आधारित, वैदिक कालीन किसका अध्ययन करते थे। तो वेदों का, है ना, हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। तो वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा जो थी वो वैदिक कालीन शिक्षा। ठीक है, यानी वेद पर आधारित थी शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को हम वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। सिंपल है, लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि वेद के कितने प्रकार है। तो वेद के 4 प्रकार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, आप सभी को ये आंसर देना है कि किससे गायत्री मंत्र लिया गया है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को करना है। अगला जो प्रश्न है कि साविद्या या विमुक्ति का क्या अर्थ होता है। साविद्या या विमुक्ति का क्या अर्थ होता है। सिंपल, इसका अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संचार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। साविद्या या विमुक्ति बहुत अच्छा है, आप इसको याद भी कर सकते हो, संस्कृत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साविद्या या विमुक्ति का जो अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संचार के मोह मुक्ति से प्राप्त करने में समर्थ बना सके, यानी जो भी संसार का मोह है उसे मुक्ति पाने के लिए उसके समर्थ बना सके, उसे ऐसा ज्ञान चाहिए, साविद्या या विमुक्ति। अगला जो प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है। क्योंकि जस्ट अभी हमने डिस्कस किया जो वैदिक कालीन शिक्षा क्या है। वैदिक कालीन शिक्षा में वेदों का अध्ययन जो कि गुरु के घर में जो भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो वैदिक कालीन शिक्षा है। यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है। क्योंकि गुरु के घर या कुल में जो शिक्षा प्राप्त होती है उसी को हम गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं। तो प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को हम स्नातक कहते थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है प्राचीन काल में दो वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखिए, आप सभी को स्नातक याद रखना है, वसु याद रखना है, रुद्र याद रखना है और आदित्य। ये अगर पांचों याद कर लेते तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रिलेट करके प्रश्न आते हैं। देखिए, अगर कोई एक वेद का ज्ञाता हो जाता है, ठीक है, एक वेद का ज्ञाता हो जाता है तो उसको हम स्नातक कहते हैं। 2 वेद का ज्ञाता हो जाता है तो उसको हम वसु कहते हैं। 3 वेद का ज्ञाता हो जाता है तो उसको हम रुद्र कहते हैं। 4 वेद का ज्ञाता हो जाता है तो उसको हम आदित्य कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। देख सकते हो प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता क्या कहते हैं तो स्नातक, 2 वेद के ज्ञाता क्या कहते हैं वसु, 3 वेद के ज्ञाता क्या बोलते हैं रुद्र, 4 वेद के ज्ञाता क्या बोलते हैं आदित्य। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, स्नातक, वसु, रुद्र और आपका आदित्य।
अगला जो प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार किया जाता था। यानी वैदिक शिक्षा में जब 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार किया जाता था। तो वैदिक में कह रहा है, देखिए जैसे कि हमने प्रवज्या संस्कार पढ़ा था, ठीक है, बौद्ध कालीन में, लेकिन यहाँ पे वैदिक शिक्षा है, यानी यहाँ पे चूड़ा कर्म संस्कार होता है, ठीक है, चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था। अगला प्रश्न है कि गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था। तो फ्रेंड्स वहाँ पर वैदिक था तो उसमें क्या था, चूड़ा कर्म संस्कार। और यहाँ पे गुरुकुल में जब शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो क्या, तो उपनयन संस्कार, जो कि सभी धर्मों में कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थी जीवन की संपत्ति पर कौन सा संस्कार होता है। यहाँ पे समाप्ति होगा। तो विद्यार्थी जीवन की समाप्ति, यानी जैसे ही जो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं 23 वर्ष के बाद, तो कौन सा संस्कार किया जाता है, तो समावर्तन संस्कार होता है। अगला प्रश्न है लास्ट की डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है। तो डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप कहा है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी आपके ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक क्या है, परिवर्तित रूप था। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी। जो बौद्ध शिक्षा थी उसके शिक्षण विधि क्या थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि जो थी, ठीक है, बौद्ध शिक्षा की जो शिक्षण विधि थी, 1 मिनट, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि जो थी वो थी मौखिक, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि इस्लाम धर्म में, ठीक है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म में, ठीक है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप सोना ही उनको दे देते हैं तो वो कहाँ से सीखेंगे किस तरीके से कैसे बात करना है, ठीक है, किस तरीके से किसी को सम्मान देना है। तो इस तरीके से इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था, तो बहुत ज़्यादा महत्व था। जो मोहम्मद साहब है वो कहा करते थे कि दान में सोना देने की बजाय आप सभी को अपने बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं किसने लिखा। हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो फ्रेंड्स बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखा था, जो कि एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ है उसे कहा जाता है। तो यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो जो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, उसी ने हुमायूं नामा लिखा था, जो कि क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है कि मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती है। तो मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती है। तो फ्रेंड्स मकतब में प्रवेश की आयु 4 से 5 वर्ष की होती थी। अगला प्रश्न है कि प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है जो मकतब यानी जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे तो उस टाइम कौन सा संस्कार किया जाता था। तो बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष और 4 माह, ठीक है, 4 वर्ष और 4 माह, ठीक है, 4 वर्ष और 4 माह और 4 दिन का होता था। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है कि किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि ये जो स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करता है। तो जिन्होंने बोला था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो सकता है, उन्हीं महोदय जी ने बोला है कि शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक यानी पशुओं से अलग करता है।
ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? तो अरस्तु महोदय जी का है। अगला जो प्रश्न है कि एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक के पुस्तक के जो लेखक हैं वो है एडमस। ठीक है, ये जो पुस्तक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के जो पुस्तक के लेखक हैं वो है एडमस। अगला प्रश्न है कि जॉन एडमस ने, ठीक है, जॉन एडमस ने शिक्षा की प्रक्रिया के क्या 2 आधारभूत स्तंभ बताए? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया, द्विमुखी जो प्रक्रिया है वो जॉन एडमस ने दिया है। इस तरीके से यहाँ जॉन एडमस ने शिक्षा की प्रक्रिया को 2 आधारभूत क्या माना था? तो इसमें इन्हें 2 आधारभूत जो माना, अध्यापक व छात्र को ही माना था, यानी पाठ्यक्रम को हटा दिया। इन्होंने बोला कि जॉन एडमस ने शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र को 2 आधारभूत स्तंभ बताए। अगला प्रश्न है कि शिक्षा की, ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये जॉन ड्यूवी का है। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है। यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है, ठीक है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ प्रकट होता है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये फॉरवेल जी का है। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि शिक्षा का आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। ये जो स्टेटमेंट है ये हार्बर्ट स्पेंसर का है और बहुत अच्छा दिया है। इन्होंने बोला है कि शिक्षा जो है आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। और ये जो स्टेटमेंट दिया है ये हार्बर्ट स्पेंसर जी का है। अगला जो प्रश्न है कि यह कथन, देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना, क्योंकि आप सभी को पता है ज़्यादातर स्टेटमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो पवन सीरीज है उसमें बहुत ही बेस्ट तरीके से जितने भी स्टेटमेंट है एक जगह दे दिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे कि वह परम सत्य शिव सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? तो फ्रेंड, ये जो स्टेटमेंट है ये अरस्तु का है। इन्होंने जो बोला है कि शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे कि वह परम सत्य शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। अगला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि यह कथन किसका है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट। हमने कल भी ये क्वेश्चन देखा था कि 3 बिंदु जो है मस्तिष्क, ठीक है, शरीर, मस्तिष्क व आत्मा, इन तीनों से मेल होना बेहद ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट दिया है ये एमजी यानी महात्मा गांधी जी का है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास। अगला जो प्रश्न है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है। ये जो स्टेटमेंट है ये पेस्टोलॉजी का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सही है। पेस्टोलॉजी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है। अगला देखिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जॉन एडमस ने जो है वो 2 बताए थे। एक तो जो आपका होता है यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एक शिक्षक की, और दूसरा बालक की। तो ये किसके अनुसार? तो ये जॉन एडमस के अनुसार। लेकिन जो जॉन ड्यूवी है ये शिक्षा की 3 प्रक्रिया बताएं, कौन कौन सा? तो किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताया? तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हम देखें तो जॉन ड्यूवी जो है शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण के लिए बताए हैं 3 शिक्षण प्रक्रिया के अंग जॉन ड्यूवी ने।
अगला प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ बालक को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। और वर्तमान में अगर हम कहें तो वर्तमान में किसको माना जाता है? तो बालक को ही माना जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि जो ड्यूवीजी है, जॉन ड्यूवीजी, वो कहते हैं कि शिक्षा के 3 बिंदु हैं: शिक्षक, बालक और समाज की वातावरण। तो इस तरीके से किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? तो जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। किसने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? जस्ट अभी हमने बताया कि एडम्स ने कहा कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। और देखिए फ्रेंड, त्रिमुखी प्रक्रिया जो कि जॉन ड्यूवी है वो ये भी मानते हैं कि जो 3 बिंदु है: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये जॉन ड्यूवी ने माना है। और सामाजिक वातावरण भी माना है। तो किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? तो ड्यूवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। अगला जो प्रश्न है कि चुंबक के समान, ठीक है, चुंबक के समान शिक्षा में 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है यह रोज का है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि चुंबक के समान, ठीक है, चुंबक के समान शिक्षा में 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी क्या है? द्विमुखी प्रक्रिया है। यानी ये किसका समर्थन किए हैं? तो जो जॉन एडम्स ने अपने अनुसार बोला था कि जो शिक्षा है वो क्या है? द्विमुखी प्रक्रिया है, उसमें बालक और शिक्षक के होना। तो ये जो इसमें एग्री यानी सहमत जताई है, ये कथन रोस ने इसका। अब ये नहीं कह सकेंगे कि इसी ने द्विमुखी प्रक्रिया दी है। देखिए, इसमें आप सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट यहाँ पर जो द्विमुखी प्रक्रिया दिया है वो जॉन एडम्स ने दिया है, लेकिन इसका जो समर्थन किया है वो रॉस ने किया है। अगला जो प्रश्न है कि शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो फ्रेंड, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यहाँ पर जो हो जाएगा, शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आप सभी को पता है कौन कौन सा, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना है, यह कथन किसका है? देखिए, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य क्या है? कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है, यह जो कथन है प्लेटो का है। अगला जो आपका स्टेटमेंट है कि यह कथन किसने कहा है कि समाजविहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। तो फ्रेंड, समाजविहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। और देखिए, एक था कि कोरी स्लेट, इस तरीके से वो प्लेटो ने दिया है, लेकिन समाजविहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, ये जो स्टेटमेंट दिया है रेमंड महोदय जी का है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो स्टेटमेंट है ये पेस्टोलॉजी का है। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, ये जो स्टेटमेंट है ये हरलॉक या लॉकेन, इन्होंने ही ये। इसके पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे पवन सीरीज के, हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? तो हंटर कमीशन को। श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स, वर्ष 1911 में गोखले विधेयक 1911 कहा जाता है। यानी सिंपल आप याद कर सकते हो कि श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक 1911 में प्रस्तुत किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। ये जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, ये आपको अगर आप एक बार अपने हाथ से एक बार कॉपी में लिखते हो तो इससे बहुत ही अच्छा याद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। ये 1911 में गोपाल श्री गोखले ने अपना विधेयक प्रस्तुत किया था। अगला जो प्रश्न है कि
वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो वर्धा, ठीक है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला रखी गई थी 22 अक्टूबर, ठीक है, 1937 को वर्धा। ठीक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 22 अक्टूबर 1937 को। अगला जो प्रश्न है कि एमजी मतलब महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में क्या कहा था? यानी जो एमजी हैं, ठीक है, इन्होंने जो एजुकेशन है इसके क्या एम्स बताए थे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने क्या बोला था कि यदि मुझे, ठीक है, यदि मुझसे कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो मैं उत्तर दूंगा चरित्र। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने बोला कि चरित्र विकास किस तरीके से किया जा सकता है, इसीलिए हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो महात्मा गांधी के उद्देश्य, आपने शिक्षा के मतलब जो शिक्षा का उद्देश्य है वो जाना कि वो शिक्षा का उद्देश्य या शिक्षा क्यों ग्रहण किया जाता है, तो चरित्र विकास के लिए। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट किया गया या कब इसका प्रारंभ है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है इसकी जो स्टार्टिंग हुई 2001 ईस्वी में हुई थी। इसको सर्व शिक्षा अभियान, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी को शिक्षा दी जाए, इस योजना की जो शुरुआत थी, शुभारंभ था 2001 में इसकी शुरुआत हो गई। अगला जो आपका प्रश्न है कि यहाँ पे पाठ्यक्रम में भारी भरकम बोझ या बस्ते का बोझ को कम करने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यशपाल समिति। यशपाल समिति ने सन 1990 में ये अपना थॉट प्रस्तुत किया कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो पाठ्यक्रम के जो भारी भरकम बोझ हैं, यानी जो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल तो जाते ही हैं, लेकिन जो उनका इतना कापी किताब हो जाता है कि उसको ले जाने में और ले आने में पूरा वो थक जाते हैं। तो इसलिए इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा? तो यशपाल समिति ने। कब सोचा? तो 1990 में अपना जो भी राय था उसने प्रस्तुत किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला कुछ प्रश्न है कि प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक कौन कौन है? यानी प्रकृतिवादी, ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक कौन है? इसमें आ जाता है बेकन का नाम, ठीक है, उसके बाद से कमेनियम का नाम, उसके बाद से स्पेंसर का नाम, उसके बाद से रूसो का नाम। तो ये क्या है? प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक के क्या है? यही सब है, बेकन, कमेनियम, स्पेंसर, रूसो आदि। तो सबसे ज्यादा किससे पूछता है? दो नाम महत्वपूर्ण है इसमें, स्पेंसर और रूसो, ठीक है, जो कि प्रकृतिवादी शिक्षा की ये क्या है? दार्शनिक है। अगला प्रश्न है कि प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? यानी जो प्रकृतिवाद है वो किस प्रकार की अनुशासन की बात करता है? तो वो जो है मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है, ठीक है। यानी वो, अगर हम सिंपल कहें, जो प्रकृतिवाद है वो जो भी हमें प्रकृति से मिला है उसका वो बहुत ज़्यादा सम्मान करता है। अगला प्रश्न है कि प्रयोजनवाद के महान उत्पादक कौन है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रयोजनवाद के, ठीक है, महान उत्पादक आप कह सकते हो, इसके संस्थापक कौन है? तो जॉन डीवी हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि कौन सी? तो प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि जो थी वो थी प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि। यानी किसी भी वर्क को करना है तो सबसे पहले प्लान बनाकर उसके बाद किया जाए। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद जीवन दर्शन के दो प्रमुख लक्ष्य क्या थे? तो विवेकानंद के, ठीक है, विवेकानंद के जीवन के दो लक्ष्य जो थे, इसमें एक था मानव कल्याण, ठीक है, मानव कल्याण, और दूसरा था सर्वधर्म समभाव। तो ये क्या थे? विवेकानंद जीवन के दो प्रमुख लक्ष्य थे, मानव कल्याण तथा सर्वधर्म समभाव।
अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना किस वर्ष की थी। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने गीतांजलि की रचना कब की थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना 1913 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि किस वर्ष मिली थी। तो नाइट की उपाधि जो मिली थी सन 1915 में। जिस तरीके इसके पहले उन्होंने गीतांजलि की रचना की थी 1913 में, और 1915 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी। उसके बाद देखिए टैगोर से रिलेटेड ही प्रश्न है कि टैगोर के अनुसार व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कैसे हो सकता है। तो टैगोर का मत था कि स्वतंत्रता के माध्यम से ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। मैंने ऐसे शिक्षकों की भर्त्सना की है जो प्रतिबंध के पक्षधर हैं, क्योंकि प्रतिबंध स्वयं प्रकृति को पथभ्रष्ट होने को बाध्य करता है। यानी अगर इन्होंने बोला कि एक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कैसे हो सकता है, तो उसका जो उन्होंने अपने अनुसार बोला कि अगर एक व्यक्ति स्वतंत्र रहता है तो उसका पूर्ण विकास हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने को क्या करता है, प्रतिबंध करता है, इसके पक्षधर है, तो वो क्या करता है, अपने ही पथभ्रष्ट को बाध्य यानी उसको बांधता है। तो ये कुछ रविंद्रनाथ टैगोर से कुछ फैक्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना कब की, तो 1913 ईस्वी को। 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व कवि टैगोर, ये भी टैगोर से ही रिलेटेड है। विश्व कवि टैगोर ने शिक्षा की अनोखी देन विश्व भारती की स्थापना कब की थी। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर लीजिएगा। 1922 ईस्वी में, यानी 6 मई 1922 ईस्वी में विश्व भारती, ठीक है, विश्व भारती की अनोखी देन है। यानी आप कह सकते हो ये किसकी देन है, तो टैगोर सबसे पहले 1913 में गीतांजलि की रचना, 1915 में नाइट की उपाधि, फिर विश्व कवि टैगोर ने शिक्षा की अनोखी देन विश्व भारती की स्थापना कब की, तो 6 मई, ठीक है, 6 मई 1922 को विश्व भारती की अनोखी स्थापना हुई। अगली जो प्रश्न है कि जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी इन्होंने बोला है कि वह व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है, वह सद्गुणी के सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये किसने दिया है, तो यह जो दिया है सुकरात ने दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो देखिए ये भी स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है कि ये एमजी ने दिया है कि एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है। तो एजुकेशन का जो एमजी ने दिया है, क्या दिया है कि अपने छात्रों को राज्य, देश व ईश्वर के प्रति वफादार बनाना। यानी ऐसे विद्यार्थी हों जो अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति क्या हो, वफादार हो। तो इन्होंने पहले भी ये माना था कि एमजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो चारित्रिक विकास हो। अब ये भी इनका मानना है कि हर एक स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जो कि अपने राज्य के प्रति वफादार हो, देश के प्रति वफादार हो और ईश्वर के प्रति वफादार हो। अगला प्रश्न है कि प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न है कि ये स्टेटमेंट से रिलेटेड है, वह शिक्षा किस काम की है जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वह शिक्षा किस काम की है जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर इनका मतलब ये है कि अगर आपका भविष्य क्या है, शिक्षक बनना, ठीक है,
शिक्षक बनना तो क्या है, ये आपका भविष्य है। अब अभी जो चल रहा है वर्तमान है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो आप, स्ट्रगल कर रहे हो, यानी इनके अनुसार ये बलिदान, यानी अपने आप को पूरी तरीके से इसमें झोंक देना, तभी तो आपका भविष्य अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप वर्तमान बहुत ही मतलब बिना पढ़े एकदम आराम से रहेंगे किसी दूसरे पे डिपेंड, तो ये क्या है, मतलब आपका जो वर्तमान है बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर फ्रेंड्स आपका भविष्य अच्छा होगा तो उस टाइम वर्तमान भी अच्छा होगा। लेकिन रूसो जी का कहना है कि ऐसा शिक्षा ग्रहण करने से क्या फ़ायदा जिसमें भविष्य अच्छा तो मिलेगा लेकिन जो वर्तमान है इसका बलिदान कर दिया जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये रूसो ने दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में ये कई बारी पूछा भी गया है, टेट सीटेट इस तरीके से एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा और बहुत इजी है और आई थिंक आप सभी को याद भी हो गया होगा। अगला जो स्टेटमेंट है कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, ठीक है, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता उसका जो है क्या है, चरित्र, यानी उसका रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। ये जो किसने बोला है, तो ये स्पेंसर ने बोला है, जो कि ये भी महत्वपूर्ण है कि यानी शिक्षा से बड़ा क्या है, उसका चरित्र है। अगर उसका चरित्र अच्छा रहता है तो वो समाज में रह सकता है, लेकिन जब उसका चरित्र ही खराब हो जाएगा तो वो समाज में रहने के योग्य नहीं है। तो ये भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, मिले जुले हैं, क्योंकि आपके पास शिक्षा तो होना ही चाहिए लेकिन साथ में जो आपका चरित्र है वो भी, तभी आपकी यानी जो रक्षा करती है वो चरित्र करती है, तो चरित्र पे कभी भी दाग नहीं लगना चाहिए। क्लियर, ये जो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो स्पेंसर ने दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि चरित्र की स्थापना करना विद्यालय शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य, यह कथन किसका है, तो ये भी चरित्र की स्थापना विद्यालय, ये भी जो स्टेटमेंट दिया है जॉन ड्यूवी ने। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है, ये जो स्टेटमेंट किसका है, स्पेंसर, क्योंकि अभी इन्होंने बोला कि एक अच्छा चरित्र ही है जो कि एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, शिक्षा नहीं। अगला जो प्रश्न है कि नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है, यह कथन किसका है, स्टोरबक का है। नेक्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है, तो ये जो स्टेटमेंट है पेस्टालॉजी का है। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है, ये जो स्टेटमेंट है पेंटर का है। शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, यह कथन किसका है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, तो जॉन ड्यूवी ने ही माना है। और यहाँ पर भी वो वही स्टेटमेंट है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन ड्यूवी का। अगला जो प्रश्न है कि मानव जीवन के कौन से दो पक्ष हैं, तो मानव जीवन के कौन से दो पक्ष हैं, तो फ्रेंड्स प्रथम जो है वो है शारीरिक, द्वितीय जो है वो है सामाजिक और यहाँ पर सांस्कृतिक, यानी प्रथम शारीरिक और द्वितीय में दोनों ही आ जाते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो ये मानव जीवन के दो पक्ष हैं। अगला जो स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। ये प्रश्न हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण में सहायक हो उसे ही आप कह सकते हो, उसका ही मतलब शिक्षा का तात्पर्य यही है, या आप कह सकते हो उसे ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। ये जो स्टेटमेंट है किसका है, तो यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। अगला जो प्रश्न है कि किसने लिखा है कि संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है, यानी जिस तरीके से संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व
आत्मा के लिए शिक्षा का है। ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया है? ये एडिसन ने दिया है। अगला प्रश्न है कि बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो बालक के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। वैसे प्रौढ़ावस्था भी आता है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही अवस्था है। बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3। अगला जो प्रश्न है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है, यह किस दार्शनिक ने कहा? तो शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है, यह किस दार्शनिक ने कहा था? तो यह जॉन ड्यूवी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि जॉन ड्यूवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो जॉन ड्यूवी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, यह किस दार्शनिक ने कहा है? तो शिक्षा के कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, ये जो स्टेटमेंट बोला है ये हर्बर्ट स्पेंसर जी का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल में किसमें आस्था रही है? तो भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल में किसमें आस्था रही? तो यहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम में आस्था रही थी। शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तकें जो लिखी है वो लिखी है प्रोफेसर बागले ने। अगला प्रश्न है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है, यह किस दार्शनिक ने कहा है? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया। ये जो स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पशुओं से अलग करती है या ऊंचा उठाती है, ये जो स्टेटमेंट दिया है वो अरस्तु ने दिया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है बालकों का चारित्रिक विकास। मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? तो मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? तो शिक्षा यानी कह सकते हो शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र निर्माण करना है। मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? तो मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी जो देन है, अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो सेल्फ डिपेंडेंट यानी आप कह सकते हो आत्मनिर्भर बनाना है। छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के थ्रू ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है। जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये रोज का है। अगला प्रश्न है कि एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक है, इस पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर बागले। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने प्रोफेसर बागले का एक और स्टेटमेंट देखा था, ठीक है, जो कि अगर आपने याद किया होगा कि शिक्षा व आर्थिक मूल्य, ठीक, और ये है एजुकेशन वैल्यूज, यानी आप कह सकते हो ये दोनों क्या है, एक एजुकेशन आर्थिक शिक्षा व आर्थिक मूल्य आप कह सकते हो एजुकेशन वैल्यूज, या इंग्लिश में कह सकते हो एजुकेशन वैल्यूज या शिक्षा मूल्य, तो दोनों एक ही हुआ। तो इस पुस्तक यानी वो हिंदी में था शिक्षा व आर्थिक मूल्य, ये किसका है? तो प्रोफेसर बागले जी का है, और एजुकेशन वैल्यूज नामक जो पुस्तक है वो भी प्रोफेसर बागले का ही है। तो इसलिए इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा प्रोफेसर बागले। अगला जो प्रश्न है कि सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? तो सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? तो जॉन ड्यूवी ने माना है, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि जो शिक्षा है वो क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। तो इस तरीके से ये भी स्टेटमेंट क्या है, जॉन ड्यूवी से ही रिलेट करता है। सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? तो जॉन ड्यूवी ने माना है। अगला प्रश्न है कि समाज सेवा
से ही आत्मा का विकास होता है, यह कथन किसका है? तो समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, यह कथन किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये रस्क का है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है, यह कथन किसका है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व यानी जो भी व्यक्तित्व आप कह सकते हो, जो भी अपना एक व्यक्ति है, अगर उसको विकास करना है तो वो सामाजिक वातावरण में ही कर सकता है। और बिल्कुल सही बोला गया है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को बिल्कुल एक कमरे में बंद करके रख दिया तो क्या वो जानेगा कि समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और मतलब कि वो अपने आप को समाज के अनुसार अपने आप को अनुकूलन ही नहीं बना सकेगा, तो उसका विकास किस तरीके से हो सकेगा जब उसको पता ही नहीं होगा कि लोगों से कैसे बात करते हैं, किस तरह, तो उसका लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया है बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया है, नन का है कि व्यक्तित्व का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन नन का है। अगला जो प्रश्न है कि व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है, यह कथन किसका है? व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ यानी अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप सभी को पूर्ण रूप से बताना है तो कौन बताता है? समाज बताता है कि हाँ वो ऐसा है या वो ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो स्वभाव वो बहुत ही अच्छा नहीं है। यानी कह सकते हो कि जो बाल्डविन ने जो ये स्टेटमेंट दिया है बहुत ही मतलब एक तरीके से करेक्ट दिया है कि व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है, यह कथन किसका है? तो बाल्डविन का है। अगला प्रश्न है कि जॉन ड्यूवी ने अपनी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों की कितनी कसौटियां बताई हैं? तो जॉन ड्यूवी ने अपनी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों की कितनी कसौटियां बताई हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 3 कसौटियां बताई हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है जॉन ड्यूवी ने शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला जो है आपका कि शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्य विहीन है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया है रिवलिन ने जो स्टेटमेंट दिया बहुत ही इन्होंने बोला है कि जो शिक्षा है मतलब शिक्षा जो है पूरा मीनिंगफुल है, इसमें अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है। आप ये बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि कल्पना नहीं कर सकते हो कि अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो ये यूजलेस है। नो, ऐसा तो कभी आप कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हो तो वो कभी आप कह सकते हो बेकार नहीं जाता है। और वही ये जो स्टेटमेंट दिया है रिवलिन ने, यही स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्य विहीन है। ये जो स्टेटमेंट है ये रिवलिन का है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? यानी जो देखिए जो समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ, यानी जो व्यक्ति है, व्यक्ति से जो समाज है वो क्या है? श्रेष्ठ है, बड़ा है। तो इस तरीके से समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है हेगल का है। अगला जो प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप जो था वैयक्तिक था। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कि मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? क्योंकि आपने सुना भी होगा एमजी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये महात्मा गांधी ने दिया है। तो ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ही डिस्कस किया था। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के समर्थक है वो है टीपी नन। किसने कहा है सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? ये भी एमजी ने यानी महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया है। अगला जो प्रश्न है कि व्यवसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वीडी भाटिया का है। किसने कहा है कि ज्ञान ही पवित्रता है? ये जो स्टेटमेंट है सुकरात ने बोला है। ज्ञान ही शक्ति है, ये किसने स्टेटमेंट दिया है? तो अरस्तु ने। ज्ञान
प्रगति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सेफिस्टो का है। किसने बौद्धिक परीक्षण के 2 पक्ष बताए हैं? तो कम्युनिस्ट ने बताया है। ज्ञान वह पंख है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह जो कथन है, जिन्होंने शिक्षा की 2 प्रक्रिया दिया था, जॉन एडम्स ने। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होती, यह कथन किसका है? तो यह शेक्सपियर का है। और फ्रेंड्स देखिए, शेक्सपियर ने ही ये भी स्टेटमेंट दिया था जो आपका है कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। और शेक्सपियर ने ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिया, अगर आप सभी को याद होगा तो हमने पहले आप सभी को ये स्टेटमेंट आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि जो शेक्सपियर जी है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो उसका वही आधार, या आप कह सकते हो वही बेस कह सकते हो कि आप स्वर्ग की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया था शेक्सपियर ने भी दिया है, और यही स्टेटमेंट जो है एडम्स ने दिया है कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता, यानी इन दोनों का जो स्टेटमेंट है एक दूसरे से मैच करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शेक्सपियर जी का स्टेटमेंट है कि केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है, यह कथन किसका है? ये जो कथन है शेक्सपियर का है। अगला जो प्रश्न है, ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाता है, ये जो स्टेटमेंट है किसका है? तो यह जो स्टेटमेंट है यह व्हाइट हेड का है। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, ये भी जो स्टेटमेंट है एडम्स का है। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र आगरा, दिल्ली, जौनपुर, विदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलाकुंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि। ठीक है, तो ये क्या है? मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख। प्रश्न है कि आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। अगला जो प्रश्न है कि आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जो जनक है वो बर्कले हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है? तो प्राचीन आदर्शवाद के जो जनक हैं ये जनक है कांट। तो इस तरीके से अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो बर्कले। और प्राचीन आदर्शवाद के जो जनक है वो है कांट। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है कि वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जो जनक है वो है हीगल। उसके बाद से नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है? तो नैतिक आदर्शवाद के जो जनक है वो है प्लेटो। अगला जो प्रश्न है कि किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया? तो किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटो ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इस प्रश्न के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। किस दार्शनिक ने, और देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 10 बजे रात को डेली मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन एक प्रशिक्षु ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आप डेली 10 बजे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ओनली डिस्कस करती हैं, इसके जगह पर अगर आप जिस तरीके से पेपर पैटर्न होता है, यानी उनका कहना है कि जिस तरीके से पूरा पेपर पैटर्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी के आधार पर हम सभी को आप प्रोवाइड कीजिए, ताकि उसके आधार पर हम कितने समय में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और ताकि हम लोग का अगर प्रैक्टिस रहेगा कि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 अति लघु, 7 लघु उत्तरीय, तो इससे हमारा जो प्रैक्टिस होगा बहुत अच्छा होगा। सो प्लीज़ आप कृपया करके मॉडल पेपर, तो फ्रेंड्स आज से डेली रात 10 बजे आप सभी को हम मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे जिसका आंसर तभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, ताकि जो आप सभी का जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छा बना रहे। सो ये टाइम आप शेयर कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी।
तो चलिए ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा कि किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटो ने। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है। तो आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा जो सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया गया है वो विचारों को दिया गया है। प्रश्न विधि के जनक कौन है, जो कि आपने प्रथम सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। प्रश्न विधि के जो जनक हैं वो सुकरात हैं। संवाद विधि के जनक कौन है, तो संवाद विधि के जो जनक है वो है प्लेटो। अगला जो प्रश्न है कि निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन है, तो निगमन एवं आगमन विधि के जो जनक हैं वो है अरस्तु। बहुत ज़्यादा ये बहुत ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। निर्देशन विधि के जनक कौन है, तो निर्देशन विधि के जनक जो है वो है हर्बर्ट या हर्बार्ट। तर्क विधि के जनक कौन है, जैसे कि तर्क विधि के जनक जो है वो है हीगल। खेल विधि के जनक कौन है, तो खेल विधि के जो जनक है वो है फॉरवेल। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है, तो अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक जो है वो है पेस्टोलॉजी। किस दार्शनिक ने कहा है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। यानी अगर किसी टीचर का बिल्कुल मतलब अच्छा चरित्र है, सही चरित्र है, तो वो किसका प्रतीक है, आध्यात्मिक प्रतीक है। और ये जो दार्शनिक ने स्टेटमेंट दिया है इनका नाम है जेंटिल। जेंटिल महोदय ने कहा है कि अगर किसी अध्यापक का सही चरित्र है तो वो किसका प्रतीक है, आध्यात्मिक का। अगला प्रश्न है कि आदर्शवाद शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य जो है वो है आत्म अनुभूति। प्रश्न नंबर अगला है कि आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं, तो आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियां हैं। प्रकृतिवादियों का शिक्षा का आधार क्या है, तो प्रकृतिवादी शिक्षा का आधार जो होता है वो होता है मूल प्रवृत्ति। प्रकृतिवादी ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया है, तो ह्यूरिस्टिक विधि को। अगला प्रश्न है कि प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है, तो प्रकृतिवाद ने, अब देखिए प्रकृति, पहले हमने जो क्वेश्चन देखा वो क्या था, खाली आदर्शवाद से रिलेटेड था, लेकिन ये जो आपका है प्रकृतिवाद, ये जो अब है जो रिलेटेड है प्रकृतिवाद से। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है, तो प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए जो आवश्यक माना है ज्ञान इंद्रियों को। प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है, यानी जो प्रकृतिवाद है वो किसके महत्व को अस्वीकार किया है, किसको नहीं माना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मा और परमात्मा के महत्व को, और क्योंकि उन्होंने बोला कि प्रकृति है, मूल प्रवृत्ति है, उन्होंने आत्मा और परमात्मा को महत्व नहीं दिया है। प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं, तो प्रकृतिवाद के 3 रूप बताए गए हैं। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है, अब यहाँ प्रयोजनवाद से रिलेटेड अब क्वेश्चन आएंगे। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है, तो प्रयोजनवादी क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। प्रयोजनवादी किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता, तो प्रयोजनवादी ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ये भी आप देख सकते हो, जो प्रकृतिवाद था वो आत्मा और परमात्मा को स्वीकार नहीं करता, उसी प्रकार से जो प्रयोजनवाद है वो ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है, तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी है उसकी उपयोगिता। जो कि मुझे ये लाइन बहुत अच्छा लगा, कसौटी उसी को हम कह सकते हैं जो किसी यूज के लायक हो। तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है, तो वो है उसकी उपयोगिता। प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है, तो प्रयोजनवाद प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है, यानी प्रजातंत्रीय, प्रजा के पास शक्ति आप कह सकते हो, प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किस दर्शन को अर्थ
क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रयोजनवाद को ही क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है। तो प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा जेम्स। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है। तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो होती है समाज का। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप जो होना चाहिए व्यवहारिक होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य जो होता है बालक का समाजीकरण। किस प्रकार से बालक जो है अपने समाज में रह सके, इसका मूल उद्देश्य होता है। प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की। तो प्रोजेक्टिव या आपने प्रोजेक्ट प्रणाली का नाम प्रथम सेमेस्टर में सुना भी होगा। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है। तो किलपैट्रिक। उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश करके दे दिया है कि प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की थी। तो किलपैट्रिक ने। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन ने बताए हैं। तो अनुशासन के 4 तत्व प्रयोजनवाद ने बताए हैं। ड्यूबे के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। क्योंकि आप सभी को पता है ड्यूबे ने ही बोला था जो शिक्षा है वो क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसके साधन क्या हैं। तो शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक होता है। ड्यूबी इसे ही सामाजिक वातावरण कहता है। सो क्लियर, क्यों कहता है वो सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना। इस संबंध में ड्यूबी के विचार लिखिए। शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करता है। ये अपना जो है शिक्षा का जो उद्देश्य है इस पे अपना ड्यूबी ने राय दिया था कि वातावरण के साथ अनुकूलन करना। इस संबंध में क्या ड्यूबी ने अपना विचार दिया था। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि शिक्षा की प्रक्रिया जो है अनुकूलन एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करता है या करना होता है। अगला प्रश्न है कि फॉरवेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है। तो फॉरवेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना और इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि फॉरवेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है व्यक्ति को ऐसा बनाना कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वो कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले। तो ये फॉरवेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य था। अगला जो प्रश्न है कि फॉरवेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया। तो फॉरवेल ने 1805 में उसने शिक्षण कार्य आरंभ किया और 1839 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उसने बालोद्यान या किंडरगार्टन रखा। वो कहता है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि फॉरवेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो फॉरवेल के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है। तो मॉन्टेसरी का कथन है कि बालक एक शरीर है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को न हमें कुरूप बनाना चाहिए और न ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति के क्रम के अनुसार विकास हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आज जितने भी हमने प्रश्न डिस्कस किए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको याद करने में उतना दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए। समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य क्या है। तो समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है।
संस्थाओं को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। अगला जो प्रश्न है कि समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है। समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद का प्रबंध या खेलकूद के साधन का प्रबंध करता है। समाज बालकों के व्यायाम के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। अगला जो प्रश्न है कि परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। तो घर पर ही मनुष्य के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हवादार घर होना चाहिए, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये सभी जो है परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन मतलब इस तरीके से तो होते ही हैं। बहुत इजी प्रश्न है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कि परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। तो परिवार को बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी उसके शरीर पे आप ध्यान दे रहे हो, उसके बुद्धि यानी उसके मानसिक अच्छे से विकास हो रहा है या नहीं, इस पर भी ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली, बॉक्स चित्र, पहेलियाँ, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए और ऐसे ऐसे सवाल पूछना चाहिए ताकि जो उनका बौद्धिक विकास है उसमें और कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित हो, वो प्रयास करे, तभी तो उनका बौद्धिक विकास होगा। तो इस तरीके से जो इसके माध्यम हो सकते हैं, पहेली, बॉक्स चित्र, पहेलियाँ, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकें आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि घरों को बाल उपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। घरों को बाल उपयोगी यानी बालकों के लिए उपयोगी कैसे बनाना चाहिए, जो कि इस संबंध में गिजुबाई का स्टेटमेंट है। क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आइए जानते हैं। हमारे घरों में ऐसी खूंटियाँ कहाँ की है जिन तक बालकों के हाथ पहुँच सके। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंचाई पर टंगी होती है, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि घरों को बाल उपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए। यानी हमारे घरों में ऐसी खूंटियाँ कहाँ है कि जिन तक बालकों के हाथ पहुँच सके। यानी आप सिंपल कह सकते हो कि जो बच्चे होते हैं उन्हीं के साइज के हिसाब यानी बहुत ज़्यादा ऊपर किसी भी वस्तु को नहीं टांगना चाहिए, ठीक है, जिससे उनका ध्यान आकर्षित ही ना हो। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि गिजू भाई के द्वारा कि अगर किसी वस्तु को टांगना है तो बालक के आंखों के सामने, ताकि उनका ध्यान जाए और उसके बारे में सीख सके। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति और समाज के बीच में क्या संबंध है। तो व्यक्ति और समाज का जो परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जैसे फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा कि व्यक्ति अगर समाज में नहीं रहता है तो उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, ठीक है, हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि व्यक्ति और समाज का संबंध क्या है, तो व्यक्ति और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वो समाज के प्रभाव से आने लगते हैं। जिस तरीके से जिस बालक के सामने वातावरण रहेगा, जैसा समाज रहेगा, वैसे ही उसका विकास होगा। तो इस तरीके से व्यक्ति और समाज में बहुत ज़्यादा रिलेशन या आप कह सकते हो संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है। तो कभी कभी इस बात की ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकासों में भारी अंतर दिखाई देता है। एक जिले तथा दूसरे जिले के विकास में, ये तो मतलब बहुत सही इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। कोठारी आयोग ने क्या बोला है कि मतलब हर एक राज्य में कुछ न कुछ विभिन्नता पाई जाती है। आपने देखा भी होगा, अपने यूपी में कुछ और नियम होता है तो राजस्थान या और किसी स्टेट में आप कह सकते हो मतलब बहुत ज़्यादा, किसी डिस्ट्रिक्ट में अलग डिफरेंट तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई पड़ता है। तो इन्होंने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में इस तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया था। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है।
तो जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूरी हो सकेगी जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की हो कि वह कुशल एवं व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। तो शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूरी हो सकेगी जब हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की हो जिसमें कुशल एवं व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण हो, न कि पढ़े लिखे का। इस अगला जो प्रश्न है कि बाल श्रम या आप कह सकते हो बचपन छिन्नता बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए। सरकार ने तथा संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके और आप सभी को पता है धारा 45 में और प्राप्त कर सके और इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। यानी जिस तरीके की आपका परिवार का स्थिति रहेगा उसी प्रकार से आप सभी को शिक्षा दी जाएगी। अगर उस मतलब आपकी जो परिस्थिति है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या मतलब कुछ ऐसे कारण है जिनके कारण मतलब आप कह सकते हो जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें कोई भी फीस नहीं लगता है, ठीक है, निःशुल्क यानी बिना पैसे का। लेकिन ऐसा कोई परिवार होता है जो कि अपने बच्चों को नहीं भेजता है उनको काम करने के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि इनके पास इतना समय नहीं है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे कहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में क्या है, बाधाएं उत्पन्न करती है। पारिवारिक परिस्थितियाँ बाल श्रम को विवश करती है। बाल श्रम के कारण बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होने चाहिए उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं समाप्त हो जाती है और बच्चों का बचपन छिन जाता है। तो इस तरीके से ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ लिखिए। तो जनसंख्या में अबाध गति से वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव जीवन की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभाव के प्रति जागरूक तथा समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। देखिए यहाँ पर जो ये प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ क्या है। आपने शिक्षा के बारे में पढ़ा, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, जनसंख्या के बारे में पढ़ा है कि जनसंख्या क्या होता है, लेकिन जनसंख्या शिक्षा अर्थ क्या है। देखिए पहला लाइन कहता है कि जनसंख्या में अबाध गति, यानी जो जनसंख्या है बहुत तेजी से वृद्धि हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप यानी इसके रिजल्ट में क्या आता है, मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभाव के प्रति जागरूक तथा संबंध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जब तक जनसंख्या वृद्धि पर या कह सकते हो रोक नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जनसंख्या है एक परिवार में बहुत सारे बालक बालिकाएं होते हैं, लेकिन उतना उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं होती है या आप कह सकते हो ऐसी परिस्थिति नहीं होती है कि उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाए। तो इसलिए सबसे पहले तो इस समाधान को दूर करने के लिए हर एक व्यक्ति के पास ये जो थॉट है पहुंचाना चाहिए, ठीक है, तभी शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। यानी किस तरीके से पूरा इस समस्या का समाधान किया जाए, किस तरीके से शिक्षा प्रद लोगों को किया जाए, जागरूक बनाया जाए, ठीक है। ये जो जनसंख्या शिक्षा है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। एक तो राष्ट्रीय प्रगति के लिए, उसके बाद से आर्थिक विकास के लिए, मानव संसाधन की कुशलता के लिए, परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, परिवार नियोजन के लिए, योजनाओं की सफलता के लिए। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने कल देखा था कि जनसंख्या शिक्षा क्या होती है, तो जनसंख्या जैसे कि जो जनसंख्या है बहुत ही तेज वृद्धि से मतलब बढ़ रहा है, तो सबसे पहले तो ये इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, ये लोगों के पास ये जो विचार है
हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। और जनसंख्या शिक्षा यानी हर एक व्यक्ति जब शिक्षित होगा तो हमारा राष्ट्र भी प्रगति की ओर जाएगा, आर्थिक विकास भी होगा, मानव संसाधन में कुशलता भी आएगी, परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, परिवार नियोजन के लिए, योजनाओं की सफलता के लिए। तो इसलिए जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि NCERT ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। तो NCERT ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है, तो 83। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि घर का परिवार की मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए, यानी घर और परिवार के मूल्यों के विकास में क्या भूमिका होती है। तो घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है और बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुकृति है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है उसका पहला जो प्राथमिक विद्यालय होता है वो क्या होता है, तो उसका परिवार होता है। तो इसलिए घर परिवार बहुत ज़्यादा मूल्य रखते हैं एक बालक के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जनसंचार साधन है। तो जनसंचार की बात कर रहा है तो यहाँ पे आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, VC, समाचार, ये सभी क्या है, एड्स है, ऑडियो विजुअल एड्स। तो ये क्या है, जनसंचार के साधन है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ जो हो जाता है, राष्ट्रीय मतलब देश, एकता मतलब एकजुट बनकर रहना। इसका अर्थ क्या होता है कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना, यानी एकजुट, ये जो भी विभिन्नता है इसको ख़त्म करना और एकजुटता बनाए रखना है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता के क्या लाभ हैं। तो भाषा के विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी। क्योंकि फ्रेंड देखिए, अगर कहीं भी यूनिटी रहता है ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब किसी भी लड़ाई में ज़रूर उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए चाहे राष्ट्रीय एकता हो या फिर आप किसी भी ग्रुप में हो, अगर आप DLED कर रहे हो तो हर एक भाई बहन को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उनको सिखाना चाहिए ताकि वो भी आपके साथ, क्योंकि अगर आप उनको सिखाएंगे तो उनको भी वैसे कोई मिलेंगे जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, तो इस तरीके का जो एक चैन होता है, जो प्रक्रिया होता है, ये एकजुटता दिखानी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से अभी आपको जितने भी DLED शिक्षण ले रहे हो आप सभी, क्योंकि जो प्राथमिक स्थान यानी आप कह सकते हो कि जो B.Ed है उन्होंने प्राथमिकता ले ली है। तो फ्रेंड्स आप बताओ ना कि आप DLED ही कर रहे हो प्राथमिक टीचर बनने के लिए, तो यहाँ पर आप सभी को इसके लिए आवाज़ उठाना होगा और इसके लिए लड़ाई भी लड़ी जा रही है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है। तो बुनियादी शिक्षा के जो जनक है वो है महात्मा गांधी। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं जो हो जाती है कर्म इंद्रियों की शिक्षा और ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा। तो ये मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषता है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों का शिक्षा। MG यानी महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति करके सीखना, अनुभव से सीखना, सहसंबंध विधि सीखना, यानी जो आप सभी को मिला है करके सीखना, ठीक है, यानी जो आप सभी को इंटर्नशिप में करना है, महात्मा गांधी के अनुसार ये शिक्षण पद्धति आ जाती है। ठीक है, करके सीखना, अनुभव से सीखना और हर एक दूसरे के हेल्प लेकर सहसंबंध के द्वारा सीखना। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो प्रश्न है कि पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है। तो देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है, तो किलपैट्रिक। यहाँ पे पंचपदी के जनक कौन है,
तो यहाँ पर जो हो जाएगा हर पर, देखिए यहाँ पर आप सभी ने जो आंसर किया था कि फॉरवेल, तो जो फॉरवेल जो होते हैं वो खेल विधि के जनक हैं, ठीक है। खेल विधि के जो जनक हैं वो हैं फॉरवेल। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं, तो किंडरगार्टन पद्धति के भी जनक जो हैं वो फॉरवेल ही है। इस तरीके से आप दो, खेल विधि हुआ या फिर किंडरगार्टन, ये भी क्या है, इनके भी जनक फॉरवेल ही है, और खेल विधि के जो जनक है वो भी फॉरवेल ही हैं। अगला जो प्रश्न है कि ड्रॉप आउट बच्चे कौन हैं। ड्रॉप आउट आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। जो जैसे कि आप सभी को पता है कि ऐसे बच्चे, यानी अगर हम कहें सिंपल, आपने जो इंटर्नशिप किया था, अगर जो आपको फॉर्म मिला होगा तो उसमें ड्रॉप आउट बच्चों का इस तरीके से आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें लिखा था ड्रॉप आउट बच्चे। यानी ड्रॉप आउट बच्चे क्या होते हैं, ये सभी बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं वो ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। यानी उनको कह सकते हो कि ऐसे बच्चे जो स्कूल में जिनका एडमिशन नहीं हो पाता, स्कूली शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, तो वो किस श्रेणी में रखे जाते हैं, ड्रॉप आउट। उन्हीं बच्चों को हम कहते हैं, ये सभी बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से बहुत ज़्यादा दूर है वही ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न है, ये स्टेटमेंट किसका है कि शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट दिया है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है कि शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। अगला जो प्रश्न है कि प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो प्रयोजनवादी शिक्षा की जो विशेषताएं होता है, बालक का महत्व, सामाजिक मूल्यों पर बल, अनुभव व क्रिया पर बल। तो ये प्रयोजनवादी शिक्षा की क्या है, विशेषताएं हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो प्रयोजनवादी शिक्षा के जो उद्देश्य हो जाते हैं, उचित पथ प्रदर्शन, नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण, गतिशील साधन, संपन्न मस्तिष्क का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का आधार क्या बताया है। तो जॉन डीवी ने रहेगा, ठीक है। जॉन डीवी ने शिक्षा का आधार क्या बताया है। तो जॉन डीवी ने शिक्षा के दो आधार बताए, जिसमें मनोवैज्ञानिक आधार आ जाता है और सामाजिक आधार आ जाता है। अगला जो प्रश्न है कि योजना विधि के जनक कौन है, इस विधि के सोपानों को बताइए। तो योजना विधि के जनक किलपैट्रिक या प्रोजेक्ट प्रणाली के जो हैं जनक वो किलपैट्रिक। तो इस तरीके से इसमें नो कन्फ्यूजन, ठीक है। और यह जॉन डीवी के शिष्य थे, यानी जो किलपैट्रिक थे वो जॉन डीवी के शिष्य थे। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार है। क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, यानी किसी भी वर्क कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो कि इसमें क्या समस्या है, फिर सोचना, फिर सम्मानित समाधान, उसके बारे में समाधान ढूंढना, फिर परीक्षण एवं प्रयोग करना। अगला जो प्रश्न है कि मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है। तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग जो है इलाहाबाद में है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है। तो राज्य परियोजना कार्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। SCERT का पूरा नाम क्या है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि NCERT का पूरा नाम क्या है। राष्ट्रीय, देखिए SCERT जो होता है राज्य और NCERT जो होता है राष्ट्रीय, बस यही डिफरेंट है, नहीं तो सब सेम है। NCERT का जो होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला जो प्रश्न है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का गठन जो हुआ था 1981 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और फ्रेंड्स आप सभी को एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि NCERT का गठन कब हुआ था। हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। NCERT यानी जो ये तो राज्य है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान जो है 1981 में, लेकिन जो NCERT है इसका गठन कब हुआ था। इसका आंसर आप सभी को करना है। NCERT कहाँ है, तो दिल्ली में है। BRC का पूरा नाम क्या है। तो BRC का पूरा नाम होता है ब्लॉक संसाधन केंद्र। डायट का पूरा नाम क्या होता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। NPRC का पूरा नाम क्या है, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो होता है ग्राम प्रधान। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जिसका देखिए चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है।
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव जो होता है वो होता है प्रधानाध्यापक। अगला जो प्रश्न है कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो राज्य शिक्षा संस्थान आप सभी को मैंने रिलेट करके बताया था, आंग्ल भाषा शिक्षा ये सभी कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। तो इस तरीके से राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद में। और हिंदी सीखने के लिए हम कहाँ जाते हैं, केवल वाराणसी। यानी देख सकते हो अगला जो प्रश्न है राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है, वाराणसी। देख सकते हो जस्ट मैंने अभी बताया आंग्ल शिक्षण संस्थान शिक्षा आंग्ल भाषा ग्रहण करने के लिए कहाँ जाते हैं, इलाहाबाद। तो इस तरीके से आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है, इलाहाबाद में। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो प्रश्न है कि बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पहले कौन सा संस्कार होता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 2015 का भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, यानी जब देखिए एक और अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूं कि जब मुस्लिम कालीन यानी मुस्लिम कालीन में जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो कौन सा संस्कार किया जाता है। इसका अगर आप सभी को आंसर आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवज्जा संस्कार। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रवज्जा संस्कार। देखिए अगला जो प्रश्न है कि शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है। देख सकते हो ये 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है वह कौन सी शिक्षा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में ऐसा कहा जाता है कि इसमें किसी भी निश्चित पाठ्यक्रम की या किसी भी निश्चित विद्यालय की या आप ये नहीं कह सकते हो कि एक निश्चित वातावरण में ही आप सभी को शिक्षा दी जाए, ये आवश्यकता इसके नीड्स नहीं होती है। ये किस में बोला जाता है, तो फ्रेंड्स ये प्रकृतिवाद में बोला जाता है। यह भी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया। यानी जो विद्यालय है वो प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, ये विचार किसने दिया है और बहुत अच्छा दिया है। ये जो स्टेटमेंट दिया है रूसो ने दिया है और ये 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की है। फ्रेंड्स हमने इंग्लिश में जब डिस्कस किया था अप्रोच, उस टाइम हमने देखा था कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच था, ठीक है, उसमें क्या था कि आपको मतलब जो ग्रामर है उसको अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उसी में आप रिलेट करके और साथ साथ पढ़ाते चलो। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट जॉन डेवी ने दिया है कि छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने किया है, तो जॉन डेवी ने। ये भी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास करे, उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व यानी एक नागरिक का क्या दायित्व होता है, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता एवं भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। और यह सोच विचार किसका है, तो फ्रेंड्स ये जो थॉट है ये महात्मा गांधी का है। और बहुत ही अच्छा एमजी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में एक व्यक्तित्व का विकास करे, अब आत्मज्ञान के बारे में उसे जानने का पता चले, नागरिक जो भी जिस राष्ट्र का है उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में पता चले, जनतंत्र में क्या आस्था है, क्या अहिंसा है, एकता और भाईचारे के साथ जो भी भावना उत्पन्न करती है, ये जो क्या है यही शिक्षा है। और किसका ये थॉट है, तो एमजी यानी महात्मा गांधी का है। मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानव की शिक्षा नामक, ठीक है, मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के जो रचयिता है वो है फॉरवेल। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो प्रश्न है कि किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षा प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है।
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी गीजूभाई बघेला ने ये जो बोला है कि शिक्षा प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन किसने बोला है, तो गीजूभाई बघेला ने। अगला जो प्रश्न है कि जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया। तो जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1969 में जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य है। तो शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण के अंतर्गत आता है, ताकि जो शिक्षा है प्रत्येक बच्चे तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है। तो एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है बाल श्रम। यानी बहुत ज़्यादा बालक छोटा है और उसको आप बहुत बड़ा एक बड़े आदमी के स्तर का काम दे देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाल श्रम। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि परिवार, समाज एवं राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं। यानी शिक्षा के कारक कौन कौन से हैं, परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि शिक्षा के कारक कौन कौन से हैं। तो आप लिख सकते हो परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम शिक्षा के कारक हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है, शैक्षिक अवसरों की समानता। अगला जो प्रश्न है कि विद्यालय या समाज में सभी के बीच लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, वेरी इजी, उसे हम कहते हैं लैंगिक समानता। अगला जो प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है। तो वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में प्रयोग किया गया है। बौद्ध कालीन में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड्स, बौद्ध कालीन में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता है चार्ल्स पियर्स, 1839 से 1914 के बीच में। अगला जो प्रश्न है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करता है, यह कथन किसका है। तो सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करता है। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। अगला जो प्रश्न है कि बालकों को बाल देवो भव, उन्होंने तो वातावरण, यानी जब गीजूभाई क्या बोलते हैं कि उनका जो अभी हमने ये वाला जो स्टेटमेंट देखा था कि किस शिक्षा शास्त्री ने विद्यालय को बाल भवन कहा है, सेम उसी से रिलेट करके ये भी क्वेश्चन है कि बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी। तो फ्रेंड्स, उन्होंने ही दी थी, यानी गीजूभाई बघेला ने। लास्ट आज का प्रश्न है कि मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित की गई है। तो फ्रेंड, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि जो है यह कितने भागों में, तो आप याद कर सकते हो 3, जिसमें कर्म इंद्रियों की शिक्षा, ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। तो फ्रेंड्स,